न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में तेजी से नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। कहीं पुराने दोस्त अलग हो रहे हैं तो कहीं नए रिश्ते जोड़ रहे हैं और कहीं ऐसा लग रहा है मानो अपनों से अलगाव होने वाला है। जी हां, सियासत में तेजी से गुणा भाग होते दिख रहा है और ये सब हो रहा है 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले। बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं पर गौर फरमा लेते हैं। आप जानते हैं कि तेलंगाना के सीएम केसीआर अभी बिहार गए थे और वहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ न केवल मुलाकात की बल्कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावी रणनीति की चर्चा भी की। इस बारे में कल हमने इसी शो में लंबी चर्चा की है। तो बिहार में विपक्ष की एकता की तैयारी हो रही है और उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शान में कसीदे पढ़े हैं, जिससे कांग्रेस, वाम दल और AIMIM जैसे दलों ने दीदी की आलोचना की है। लेकिन ममता बनर्जी का ये संघ प्रेम कोई पहली बार नहीं है, वो पहले भी आरएसएस की तरफदारी कर चुकी हैं। लेकिन इस बार सवाल टाइमिंग का है। अभी कुछ समय पहले तक दीदी यानी ममता बनर्जी खेला होबे की चुनौती मोदी सरकार को दे रही थी और अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ाने के संकेत उन्होंने दे दिए थे। लेकिन क्या कारण है कि अब ममता बनर्जी ने संघ की तारीफ की है? क्या इसका मतलब ये है कि संघ के जरिए बीजेपी और टीएमसी में कोई भीतरी समझौता हो गया है? अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्या इसके पीछे बीजेपी की घबराहट है या ममता बनर्जी की घबराहट है? आप जानते हैं कि जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में लौटे हैं तब से बीजेपी में खलबली मची हुई है। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं और इन दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी को कांग्रेस से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो शायद कांग्रेस की चुनौती भी मजबूत होगी। शायद इसीलिए मोदी जी को रक्षा से जुड़े एक अहम कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम से पहले एक आम सभा में राजनीतिक भाषण देने पर मजबूर होना पड़ा। आप जानते हैं कि देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को आज नौसेना को समर्पित किया गया है। लेकिन इससे पहले कल कोचीन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए विपक्षियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण किया है, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। कुछ लोग खुले तौर पर आरोपों का सामना करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी है कि केरला के लोग अब बीजेपी को एक नई उम्मीद के रूप में देखने लगे हैं। ये केरला के लोग ये समझने लगे हैं कि भाजपा बदलाव लाने, देश और राज्य का विकास करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करती है। आज तेज विकास की राह में, युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि मोदी जी का इशारा सीधे सीधे नीतीश कुमार पर था, जिन्होंने ईडी और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस और आरजेडी से हाथ मिलाया है। मोदी जी ने तो निशाना साध दिया, लेकिन नीतीश कुमार भी इस बार आमना सामना करने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टों को
कोई नहीं बचा सकता, यानी भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता। भाजपा को सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने राजनीति में ध्रुवीकरण की बात से भी इनकार किया है। आइए जरा सुन लेते हैं नीतीश कुमार को उनकी जुबानी। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केवल सर। ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। तो केरला में कौन है आप जानते नहीं हैं। खैर, नीतीश कुमार की बात आगे भी हम करेंगे। नीतीश कुमार को सुन रहे थे, सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इनके अब जो नए नवेले साथी हैं, यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले भी इनके साथी रह चुके हैं। वो क्या कुछ कह रहे थे इसी मसले पर, आइए उनको भी सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव को बचाने के लिए पोलराइजेशन किया जा रहा है देश में। केरल में चुनावी सभा में लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना। बीजेपी वालों के क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है। ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। तो ये थे तेजस्वी यादव। लेकिन नीतीश कुमार को अब जो दिल्ली भेजने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, और नीतीश कुमार भी इस बार पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन पर न परिवारवाद का आरोप लग रहा है, न ध्रुवीकरण का आरोप है। भ्रष्टाचार की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो वो पूरे कुनबे को लेकर के कर रहे हैं। और खासकर याद कीजिए कि ये जो बातें हो रही हैं कांग्रेस और आरजेडी के लिए हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी की रग रग से वाकिफ भी हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का नमूना वो दिखा चुके हैं इस बार, जैसे उन्होंने करके दिखाया बिहार में। तो इन सारी बातों के बाद बीजेपी की घबराहट जायज़ है, मोदी जी की घबराहट भी जायज़ है। यही वजह है कि अब बीजेपी उन लोगों को तोड़ने में लगी हुई है जो बीजेपी की चुनौती बढ़ा सकते हैं। जैसे ममता बनर्जी संघ की तारीफ कर रही हैं, इधर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है उसकी ताकत भी सीमित करने में बीजेपी लगी हुई है। कर्नाटक में लिंगायत मठ के जिन शिव मूर्ति मुरुगा शरणारू स्वामी जी से राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए, हाल ही में दीक्षा ली थी और जिन्होंने राहुल गांधी को पीएम बनते देखने की चाह जतलाई थी, उन पर अब पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप दर्ज कर लिया गया है और कल रात देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का क्या असर कर्नाटक और उसके बाद देश की राजनीति पर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर नजर आ रहा है कि 2024 में जीत हासिल करने के लिए सियासी रणनीतियां तेजी से बन रही हैं और समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। तो क्या राजनीति में आए इस बदलाव से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी में घबराहट है और अगले चुनाव में उसकी जीत की संभावनाएं काफी कम हैं? क्या जनता की नाराजगी इस बार बीजेपी पर पड़ेगी भारी? क्या घबरा गए हैं पीएम मोदी और इसी घबराहट में विपक्षियों पर वार कर रहे हैं, वैसे वार कर रहे हैं जो उनकी पार्टी में भी हैं, यानी चाहे भ्रष्टाचार हो या परिवारवाद, दोनों से बीजेपी भी अछूती नहीं है। जब बीजेपी अछूती नहीं है तो प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात क्यों करते हैं? कई लोग इसी मंच से, इसी कार्यक्रम में बीजेपी के में जो परिवारवाद है उसको लेकर के एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी सूची दे चुके हैं। क्या उस सूची को बार बार देने की जरूरत है? भ्रष्टाचार के आरोप क्या बीजेपी के नेताओं पर नहीं है? लेकिन जैसा तेजस्वी यादव कह रहे थे
कि बीजेपी में जाने के साथ ही दूध के धुले हो जाते हैं नेता। वो किसी भी दल से जाएं, लेकिन अगर वो चले गए, शुभेंदु अधिकारी याद कीजिए, शारदा घोटाला, कितना फंसे हुए थे, लेकिन अब शान से जी रहे हैं। तो अगर आपको शान से जीना है, बिना मतलब भ्रष्टाचार के दाग को धोना है, तो आप बीजेपी में चले जाइए। ये कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, और नेतागिरी से ही तो देश चलता है। आइए दोस्तों,